ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहली चीज़ आती है परावर्तन। तो परावर्तन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपतित किरण और परावर्तित। तो पहले आपतित किरण और परावर्तित किरण है क्या। माना कोई पृष्ठ ले लेते हैं MM डैश, इस पृष्ठ में कोई किरण पड़ रही है, कोई किरण AO इस पृष्ठ में आ रही है, तो जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण कहलाएगी। इसमें आपतित किरण क्या है, AO है। और ऐसे ही टकराई है पृष्ठ से और वापस चलेगी, जो किरण टकरा के वापस जा रही है उस किरण को क्या बोलते हैं, हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो थोड़ी ये जो किरण आई AO ये आपतित किरण होगी, और जो टकरा के वापस चलेगी ये किरण होगी OB होगी। तो प्रकाश की किसी किरण का आना और किसी सतह से टकराना और उसके पश्चात वापस चले जाना, ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात प्रकाश की किसी किरण का किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ना और टकराकर वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस, इस माध्यम से आई इसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन है इसके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसका पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। अभिलंब क्या है, अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है, या ये अभिलंब है। तो इसका तीसरा जो इसका पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। मतलब ये तीनों एक ही तल में तो स्थित हैं और एक ही बिंदु में स्थित है। तो पहला नियम ये हो गया। और इसके बाद इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब आपतन कोण कहाँ बना, आपतन कोण बनेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे आपतन कोण कह दिया। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम कह देते हैं परावर्तन कोण। तो अपवर्त जो आपतन कोण है I और जो परावर्तन कोण है R, I और R, जो आपतन कोण है I और जो परावर्तन कोण है R, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसे नोट कर लेते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। अगली चीज इसमें आती है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। तो पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर अगर किसी हम प्रतिबिंब को पर्दे में ले सकते हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम किसी भी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये तब बनता है जब परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में जहां पर मिलेंगी। ये कब बनेगा, जब परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब क्या था, यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये होता है, और इसके साथ ही आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब को फोटोग्राफ लिया जा सकता है। अगली चीज आती है इसमें गोली दर्पण। पहले गोली दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। किसी गोले के पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। कोई गोला है, इसका पृष्ठ क्या कहलाएगा, गोली पृष्ठ कहलाएगा। किसी खोखले गोले के एक भाग के दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। कोई खोखला गोला है, इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोली होते हैं। ये पृष्ठ भी गोली और ये पृष्ठ भी गोली होता है। यदि खोखले गोले के किसी भाग को एक और पॉलिश कर देते, खोखला गोला है इसके एक और हम पॉलिश कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के हमने दो भाग किए, इसके एक साइड हमने पॉलिश कर दी तो ये क्या कहलाएगा, इतना इतना जो पार्ट है क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। गोली दर्पण में पॉलिश किए पृष्ठ के दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। और गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें गोली पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। ऐसा दर्पण जिसमें
गोली पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है, ऐसे दिखा सकते हैं हम इसे। और इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें गोली पृष्ठ के दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें पहला वाला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें गोली पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। पहला वाला चित्र किसका है? अवतल दर्पण का है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें गोली पृष्ठ के दबे तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर पॉलिश है, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है? उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद आती हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली चीज इसमें आती है वक्रता केंद्र। जिस खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कोई यहाँ पर गोला है, इसका एक भाग ये हो गया, और जिस खोखले भाग का गोली दर्पण एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाते हैं? हम सी से दिखाते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र सी इसके सामने होता है। जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र इसके सामने होता है, और जबकि जो उत्तल दर्पण होता है इसका वक्रता केंद्र इसके पीछे साइड होता है। वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण का उसके पीछे साइड है, और जो अवतल दर्पण है उसका आगे साइड है। इसकी डेफिनेशन होगी, जिस खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात वक्रता केंद्र ये हो गया। इसे हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग, जिस खोखले गोले का एक गोली दर्पण जो है एक भाग है, गोली दर्पण का जो ये खोखला गोला हो गया, इसका एक भाग ये हो गया, तो उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात जिस खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी, इसे हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। और यहाँ पर हमने सीपी दिखा रखा है, यहाँ पर हमने सीपी से शो करा उत्तल दर्पण में, और यहाँ पर भी सीपी से शो कर रखा है हमने। इसकी डेफिनेशन होगी, जिस खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से दर्शाते हैं। अगली चीज आती है दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये ध्रुव है, ये जो गोली दर्पण है इसका केंद्र यहाँ हुआ, गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। हम ध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं, इसे पोल बोलते हैं। और पी अवतल दर्पण का ये हो गया, और उत्तल दर्पण का पी पोल क्या हुआ? ये हुआ, ध्रुव ये हो गया। इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से दिखाते हैं। इसका ध्रुव ये हो गया, इसका ध्रुव ये हो गया, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अगली चीज आती है मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली चीज आती है द्वारक। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन वास्तव में होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो यहाँ गोली दर्पण का ये जो द्वारक क्या होगा? M1 M2 क्या है? गोली दर्पण का द्वारक है। ये उत्तल दर्पण के लिए ये हो गया, और अवतल दर्पण के लिए ये हो गया M1 M2। इसे नोट कर सकते हैं। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश किरणों का परावर्तन वास्तव में होता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। इसे हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। अगली चीज आती है प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम में अक्सर आता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और इसकी दिशा बदल जाती है। तो इस घटना को हम अपवर्तन कह रहे हैं। माना यहाँ पर से कोई लाइट आई, इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और ये होगी अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण भी, ये अपवर्तित किरण होगी। ये कोई किरण आई यहाँ से और पहले माध्यम में है और यहाँ से दूसरे माध्यम में जब आई तो थोड़ा विचलित होगी, अपने पथ से जो विचलित हो जा रही, यही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो जो अपवर्तन है इसके भी दो नियम है। प्रकाश के जो अपवर्तन है इसके दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर एक अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में स्थित है। ये तीनों एक ही तल में तो है। आपतित किरण और आपतन बिंदु ये हो गया और अभिलंब तो यहीं पर को है। और अपवर्तित किरण कौन सी? ये वाली। तीनों एक ही तल में स्थित है और एक ही बिंदु में स्थित है। और इसके साथ ही इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या ये एक अनुपात में होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये आई किसके बीच में है? एक तो अभिलंब है और एक है आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। और ऐसे ही अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना वो हो गया अपवर्तन कोण। तो ये कोण आई हो गया, ये कोण आई हो गया। तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर लिखा ये दूसरे नियम से हुआ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो इसे हम 1n2 करके दिखाते हैं और इसे हम n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है या नियतांक बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? n2 अपॉन n1 का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का